Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के 8th पार्ट पर एंड ये वाला वीडियो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी हैंड राइटिंग का एग्जामिनेशन होता है उसमें बेसिकली कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग में जिसके बेसिस पर हम इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पूरा हम देखेंगे बेसिकली वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका एग्जामिनेशन करा जाता है हैंड राइटिंग में जब हम स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, उनका जब प्रॉपर एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके एलिमेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए उनको हम यहाँ पर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आपकी आती है वो होती है आपकी एलिमेंट स्टाइल। सेकेंड होता है आपका एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। थर्ड होता है आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ राइटिंग हैबिट्स। फोर्थ होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग हैबिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें जो एलिमेंट स्टाइल होती है वहाँ पर क्या क्या आता है। ठीक है, सो एलिमेंट स्टाइल का मतलब ये है जब आप हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, आप कुछ भी अपने हैंड से लिख रहे हैं तो उस टाइम पर वो जो हैंड राइटिंग है उसकी बेसिकली क्या स्टाइल है जिसमें आपका इंक्लूड करा जाता है जो आपके लेटर्स बन रहे हैं, जो वर्ड्स बन रहे हैं, उनका अरेंजमेंट, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका कनेक्शन, उनकी डिज़ाइन, उनका डायमेंशन, स्लैंट एंड चॉइस ऑफ एलोग्राफ्स। ठीक है, जो ये सारे के बारे में अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ये क्या क्या होते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप पूरे शॉर्ट में देख लीजिए कि किसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगला आता है आपका एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके एब्रीविएशंस, अलाइनमेंट, कमेंसमेंट, एम्बलिशमेंट, लाइन क्वालिटी, लाइन कंटिन्यूटी, पेन कंट्रोल, पेन प्रेशर एंड राइटिंग मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद में थर्ड आता है आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ राइटिंग हैबिट्स जिसमें आता है आपका कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड नेचुरल वेरिएशन। ठीक है, सो ये नेचुरल वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी बना था। ठीक है, तो जैसे आपका नेचुरल वेरिएशन पे क्वेश्चन बन सकता है तो उसी तरह से यहाँ पर बाकी के जो आपके इतने सारे दिए हुए हैं इनमें से भी किसी पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको बहुत अच्छे से समझने वाली बात है यहाँ पर। एंड इसीलिए ये वाला वीडियो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग हैबिट्स जिसमें आपके 2 तरह की कैटेगरीज आती है। जिसमें पहला होता है आपका लेटरल एक्सपेंशन एंड देन होता है आपका वर्ड प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पर इनके बारे में पूरा डिटेल में थ्योरी भी हम देखेंगे, साथ में इमेज की हेल्प से भी हम देखेंगे बेसिकली किस किस तरह से इनका एग्जामिनेशन होता है, क्या क्या आपको किस तरह से एक हैंड राइटिंग में आपको एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ स्टाइल की। ठीक है, तो एलिमेंट स्टाइल में सबसे पहला आता है आपका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम अरेंजमेंट की बात करें so it is the product of group of habits influences by the writer's artist ability, sense of proportion and the instruction received it may be evident in। सो बेसिकली जो अरेंजमेंट होता है वो आपकी जो हैबिट्स होती हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है। हर एक राइटर, हर एक आर्टिस्ट, जो नॉर्मल कोई भी इंडिविजुअल होता है या फिर जो सेंस करने की एबिलिटी होती है हर एक इंडिविजुअल की वो अलग अलग होती है, तो उसकी जिस तरह की जो हैबिट्स होती हैं उनका इन्फ्लुएंस आपकी राइटिंग में नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है उसके कुछ बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला तो होता है आपका प्लेसमेंट एंड बैलेंस ऑफ टेक्स्ट। जो आपके सामने इस तरह से कुछ टेक्स्ट है तो इसमें जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसका प्लेसमेंट, कौन सी चीज़ का कहाँ पर क्या प्लेसमेंट होना चाहिए, किस तरह से वो आपके पूरे पूरे टेक्स्ट को बैलेंस करेगा, तो वो आपका अरेंजमेंट में आता है। मान लीजिए आपके जो जैसे कि आप लेटर्स लिखते हैं तो लेटर्स में आपका फुल ब्लॉक एक अलाइनमेंट रहता है, एक आपका नॉर्मल रहता है, तो आपका अलग अलग रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली ये मान लीजिए कोई आपका एक पेज है जहाँ पर कुछ इसमें लिखा हुआ है।
सो इस वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी इस एंड से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से बीच से लिखना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में अलाइनमेंट्स आपने देखे होते हैं, सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक वही चीज़ें होती हैं कि बेसिकली हर एक इंडिविजुअल का वर्ड्स को, लेटर्स को, पूरी अपनी राइटिंग को अरेंज करने का, उसको बैलेंस करने का, हर एक वर्ड को कहाँ पर क्या प्लेसमेंट करना है, किस चीज़ का, वो हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट में इंक्लूड होता है। उसके अलावा डायमेंशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल मार्जिन्स, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी एक पेज पे, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है हर एक मार्जिन की, ठीक है, तो वो भी आपका अरेंजमेंट में इंक्लूड करा जाता है। मतलब हर एक लेटर, हर एक वर्ड जो होते हैं एक यूनिफॉर्म वे में बनते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग अपना स्टाइल होता है, अपना अलग अलग तरीका होता है कि वो किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को किस तरह से बना रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग ओ अगर लिखते हैं तो ओ को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ओ को नॉर्मल लिखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल वो लिखते हैं उनका बिल्कुल सर्कल बन के आता है, ठीक है। तो वो सबका अपना अलग अलग लिखने का तरीका होता है कि कौन किस तरह से लिखता है, ठीक है। तो वो भी आपका यूनिफॉर्मिटी होती है, जो जिस तरह से किसी चीज़ को बना रहा होता है वो एग्जैक्टली वैसे ही बना रहा होता है, ठीक है। तो वो उसका, उस इंडिविजुअल का यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। इसके अलावा इंटरलीनियर स्पेसिंग, इंटरलीनियर स्पेसिंग का क्या मतलब है, कोई यहाँ पर एक वर्ड ये लिखा है, एक वर्ड ये लिखा है, एक वर्ड ये लिखा है, ठीक है। तो इसके बीच में ये एक पूरी की पूरी लाइन आपकी बनी हुई है, ठीक है। इस लाइन के बीच में यहाँ पर एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, और इसके बीच में जो ये वाली स्पेसिंग है इसको हम बोलते हैं इंटरलीनियर स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है क्लियर ना हो पा रहा हो, तो यहाँ पर मैं आपको वापस से बना देती हूँ। एक वर्ड आपका ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपको बीच बीच में स्पेसिंग दिख रही होगी, तो ये जो आपकी स्पेसिंग होती है ये आपकी होती है इंटरलीनियर स्पेसिंग, जिसको हम अरेंजमेंट में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैरेललिज्म ऑफ लाइन, मतलब जो आपकी लाइन होती हैं वो कितना पैरेलल कंडीशन में है। मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी से अगर हम ब्लैंक पेज पर लिखने को कहें, मान लीजिए ये आपका ब्लैंक पेज है, इस पर हम लिखने को कहें, तो कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, किसी का कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसा लाइन जा रही है, कुछ ऐसा लाइन जा रही है, कुछ ऐसा लाइन जा रही है, तो वो उनका अरेंजमेंट सबका अलग अलग होता है। और कुछ लोग जब लिखते हैं तो बिल्कुल फाइन लिखते हैं, बिल्कुल उनका स्ट्रेट इस तरह से बनता है। तो हर एक इंडिविजुअल का जो पैरेललिज्म होता है वो भी सबका अलग अलग होता है, तो उसको भी हम अरेंजमेंट में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपके अरेंजमेंट के कुछ पॉइंट, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन। जब आप कहीं भी किसी भी पेज पर कुछ भी लिखते हैं तो उतना जो आपका पेन का प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से आपके सरफेस, जो राइटिंग सरफेस होती है, जो आपका पेज होता है, उस पर कुछ इंडेंटेशन मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो डेप्थ होती है, उनकी जो गहराई होती है, जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाते हैं उतना ज़्यादा गहरे आपके इंडेंटेशन मार्क्स बनते हैं, जितना कम आप प्रेशर लगाते हैं उतने कम इंडेंटेशन मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, जिसको हम अरेंजमेंट में ही इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा लोकेशन, नेचर ऑफ हेडिंग, सिचुएशन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है। मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, उससे अगर मैंने बोल दिया एक ऐसे लिखिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है, तो वो जब ऐसे लिखेंगे तो वो इंट्रोडक्शन उनको कहाँ से करना है, किस पर्टिकुलर आपका जो सरफेस है, राइटिंग सरफेस है, उसे किस पर्टिकुलर पोजीशन से करना है। मान लीजिए कोई आपका राइटिंग आपको ऐसे लिखने को बोला, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो आपका ऐसे की हेडिंग होती है वो बिल्कुल सेंटर से डालते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस साइड से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। अब यही हम बात करें, ये तो आपका इंट्रोडक्शन की हेडिंग की बात हो गई, जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है। अगर मान लीजिए यहीं पर इंट्रोडक्शन उनको स्टार्ट करना है, तो कुछ लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद में यहाँ से अपना जो भी होता है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर इंट्रोडक्शन की हेडिंग यहाँ पर डाल दी, एंड जो लिखना स्टार्ट किया उन्होंने वो यहाँ से किया, यहाँ से इस तरह से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये भी सबका अपना अलग अलग होता है, ये भी आपका अरेंजमेंट में ही इंक्लूड करते हैं कि किस तरह से कोई एक इंडिविजुअल जो भी कंटेंट है, जो भी राइटिंग है, उसको अरेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकेशन, नेचर ऑफ हेडिंग, सिचुएशन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इसके बाद में लोकेशन ऑफ सिग्नेचर,
मतलब कि जब कोई मान लीजिए किसी को मैंने बोल दिया आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपका एक ब्लैंक पेज है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेट लिखा, किसी ने बिल्कुल तिरछा तिरछा लिखा, किसी ने सीधा सीधा लिखा, किसी ने नीचे झुका झुका लिखा, वो सबका अपना अपना अलग अलग है। अब उसमें किसी ने अपना कॉर्नर पे सिग्नेचर किया, किसी ने यहाँ पर सिग्नेचर किया, किसी ने यहाँ पर किया, तो वो भी सबका अलग अलग होता है कि सिग्नेचर करने की उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की जो हैबिट होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ भी काम करने की, कुछ भी लिखने की, वो सबकी अलग अलग होती है। सबके चीज़ों को अरेंज करने का अपना तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सिग्नेचर भी आपका अरेंजमेंट में ही इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा स्टाइल, साइज एंड पोजीशन, वही चीज़ है, पोजीशन कौन सी चीज़ कहाँ पर अपना पोजीशन उसकी होगी, वो चीज़ होगी। उसके अलावा जो स्टाइल है, कुछ लोग कर्सिव लिखते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट लिखते हैं, तो वो अपना सबका अलग अलग होता है। उसका साइज़ क्या है, कितना वो बड़ा लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत छोटा लिखने की, कुछ की आदत होती है बहुत बड़ा लिखने की, कुछ की आदत होती है थोड़ा सा मीडियम लिखने की। कुछ लोग के जो लेटर्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग बहुत होती है, कुछ के बहुत पतले पतले से चिपके चिपके से होते हैं, ठीक है। तो वो सबकी अपनी हैंड राइटिंग करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। अब आप लोगों को मैं एक टास्क देना चाहूँगी कि जितने भी मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी लोग अपनी अपनी राइटिंग में देखिएगा, उसके बाद में अपनी राइटिंग में भी मैच करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी हैंड राइटिंग को भी एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। जो भी मैं यहाँ पर एलिमेंट्स बता रही हूँ वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप अपनी राइटिंग में और अपने फ्रेंड की राइटिंग में उनको ढूंढने की कोशिश करिएगा, उनको वहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको अभी इमेज से तो समझाऊंगी ही, बाकी आप ये टास्क ज़रूर से करके देखिएगा एंड फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, या ये चीज़ आपको कितना हेल्प करी है, ठीक है। और अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एड्रेसिंग ऑन एनवेलप, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एनवेलप पे कुछ लोग किसी राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग कॉर्नर से लिखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मिडिल से लिखते हैं, तो वो सबका भी अपना अलग अलग होता है, वो भी एक अरेंजमेंट का तरीका होता है, ठीक है। तो एड्रेसिंग ऑन एनवेलप भी आपका अरेंजमेंट में ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। जो आपका एलिमेंट स्टाइल होता है तो उसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है अरेंजमेंट, एंड यहाँ तक मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है आपको अरेंजमेंट समझाने का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट स्टाइल का। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कनेक्शन। कनेक्शन का क्या मतलब है, कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स या फिर कनेक्शन बिटवीन लेटर्स। जो आपके वर्ड्स होते हैं या फिर जो आपके लेटर्स होते हैं उनके बीच में जो कनेक्शन होता है। अभी यहाँ पर वर्ड्स और लेटर्स में हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्ड्स की, तो यहाँ पर अगर मैं आपके सामने लिखूँ savvy forensics, ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा वर्ड है। इसमें अगर हम लेटर्स की बात करें तो ये आपका एस एक लेटर है, ए एक लेटर है, वी एक लेटर है, वी वापस से एक लेटर है, और वाई वापस से एक लेटर है, ठीक है। तो ये जब आप सारे के सारे लेटर्स को आप आपस में कंबाइन कर देते हैं तो उससे बन जाता है आपका वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका कनेक्शन होता है लेटर्स के बीच में, इनके बीच में जो आपका कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़, आप इसको देखिए, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ए का वी से कनेक्शन है, एस का ए से कनेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका होता है लेटर्स के बीच में कनेक्शन। यहीं पर अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ एंड यहाँ पर मैं आगे लिखूँ फोरेंसिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और इनके बीच में यहाँ पर जो इनका इंटर कनेक्शन होता है, इनके बीच में जो कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटर कनेक्शन। इंटर कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। तो इसको जब हम कनेक्शन वर्ड्स के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर वर्ड्स, ठीक है। जब कनेक्शन आपके वर्ड्स के बीच में होता है तो उनको हम बोलते हैं इंटर वर्ड कनेक्शन, और यही कनेक्शन जब आपके लेटर्स के बीच में होता है तो हम उनको बोलते हैं इंट्रा वर्ड कनेक्शन, ठीक है। तो ये आपके कंफ्यूजिंग टर्म हो सकते हैं, इंटरवर्ड एंड इंट्रावर्ड। इंट्रावर्ड, इंट्रा मतलब लेटर्स के बीच में, अपने किसी भी एक वर्ड के अंदर जो कनेक्शन है उसको हम बोलेंगे इंट्रावर्ड। एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कोई कनेक्शन है उसको हम बोलेंगे इंटरवर्ड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एंड यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है, तो इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा।
इंटर वर्ड कनेक्शन मतलब कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स, इंट्रा वर्ड कनेक्शन मतलब कनेक्शन बिटवीन लेटर्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहीं पर बात करें कनेक्शन की, सॉरी कनेक्शन तो हो गया, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट, ओवरऑल सिंबल्स, लैंग्वेज ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी वहाँ पर सिंबल्स यूज़ हुए हैं, जो भी वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ हुई है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मराठी है, जो भी लैंग्वेज है, तो जो भी लैंग्वेज यूज़ हुई है वो सारा का सारा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर्स में इंक्लूड होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैंड राइटिंग में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन को हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका लीनियर लेटर, सुपर लीनियर लेटर, इंफ्रा लीनियर लेटर एंड डबल लेंथ लेटर। अब ये क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, लीनियर लेटर्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन है। ठीक है, ये आपकी लाइन है एंड यहाँ पर आपने कुछ लिखा है इस लाइन के बीच में। ठीक है, इस लाइन के बीच में मतलब जो आपके लेटर्स बन रहे हैं उनका जो स्पेसिंग वाला होता है, जैसे कि यहाँ पर ए का ये स्पेसिंग वाला ये है, बी का स्पेस वाला ये है, जो जहाँ पर जगह ज़्यादा कवर होती है, तो वो अगर आपका लाइन के बीच में आ रहा है, पूरी तरह से लाइन को कवर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर लेटर्स। ठीक है, जैसे कि आपने कॉपी में राइटिंग्स देखी होंगी, जो आपकी कॉपी होती है नॉर्मल कॉपी, तो वहाँ पर इस तरह से कुछ लाइंस खिंची होती हैं जिसके ऊपर आप लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर जो मैं लाइंस बता रही हूँ ये वही लाइंस हैं। ठीक है, सुपर लीनियर लेटर्स की बात करें तो सुपर लीनियर का क्या मतलब है, ये आपकी कोई लाइन है और आपके जो लेटर्स हैं वो आपके लाइन के बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सुपर लीनियर, मतलब लाइन से ऊपर जाकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रा लीनियर लेटर्स की, तो इंफ्रा लीनियर लेटर्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन है और यहाँ पर जो आपके वर्ड्स हैं वो आपकी पूरी लाइन को कवर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका नीचे नीचे ही रहते हैं, ऊपर का स्पेसिंग आपकी खाली जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रा लीनियर, मतलब आपकी लाइन के नीचे। ठीक है, डबल लेंथ लेटर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो आपकी आपकी पूरी की पूरी लाइन को कवर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल लेंथ लेटर्स। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हैंड राइटिंग में, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने एक कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये उसके अलावा एक और पेज है जो इस वाले पेज के जस्ट इसका बैक साइड था। ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके इंडेंटेशन मार्क्स हैं कुछ, जो आपको नॉर्मली हो सकता है इसमें क्लियर ना हो रहे हों, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका अपनी ब्राइटनेस फ़ोन की बढ़ा के देखिएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, अभी ये वाले पेज की बात करें तो इस वाले पेज के जस्ट पीछे वाला जो आपका पेज होता है तो ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा इंडेंटेशन मार्क्स क्लियर होते हैं, मतलब कि जो कुछ आपने यहाँ पर लिखा है, अपने आगे वाले पेज पे लिखा है, उसके जस्ट पीछे वाले पेज पर आपको वही सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन मार्क्स। वो आपका डिपेंड करता है कि कितना आप प्रेशर के साथ में कोई चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि आपका इंटर कनेक्शन, इंट्रा कनेक्शन, तो वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपके लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, तो उनके बीच में जो जैसे कि आपका चैनल है तो इसमें आपके लेटर्स काफ़ी पास पास हैं, उनका जो साइज़ है सबका एक जैसा है, सबका बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर आपका फोरेंसिक है, स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरी इस राइटिंग को एनालाइज करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ दिखती हैं। अगर कहीं पर एक जैसा है, ए बना हुआ है तो सब जगह लगभग वैसा ही ए बना है, कहीं पर एस बना हुआ है तो वो लगभग सबका सभी पूरी राइटिंग में एक ही जैसा बना हुआ है। ठीक है, उसका जो पूरा राइटिंग का स्लैंट है, स्लोप है, जो आपका स्ट्रेटनेस है, जो पैरेललिज्म है, वो सबका पूरा इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपका, ये पूरा आप राइटिंग से इसको चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। यही चीज़ आप अपनी कॉपी में करिएगा, जब आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग को एनालाइज करेंगे, अपने फ्रेंड से की हैंड राइटिंग को एनालाइज करेंगे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पर कितना पेन का स्ट्रोक है, पेन का प्रेशर है, वो सारा का सारा आपको, जो पेन का प्रेशर होता है वो आपको इंडेंटेशन मार्क्स में देखने को मिलता है, और उसके अलावा जो पेन का स्ट्रोक है, लाइन की कंटिन्यूटी है, उसके बारे में अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन का क्या मतलब है, इट इज़ द स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लेटर्स, वर्ड और कंप्लीट टेक्स्ट। किसी
इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से बना रहा है, उसकी वो बनाने का तरीका क्या है, वो कितना डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है। क्योंकि सभी की लेटर्स को, वर्ड्स को लिखने का सभी का तरीका अलग अलग होता है, उनके डिज़ाइन, उनका जो लेटर्स होते हैं उनका बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। नेक्स्ट अगर अभी हम बात करें यहाँ पर डायमेंशन की, तो डायमेंशन का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेटर लिखा हुआ है ABCD, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है, तो इनमें जो आपका लेटर है, इसकी ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। मतलब जो आपका बीच में स्पेस बन रहा है, जितना बड़ा लेटर बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो उनकी डायमेंशन क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनकी विड्थ क्या है, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपका डायमेंशन में इंक्लूड करा जाता है। बेसिकली जो प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट ऑफ जो लेटर्स बन रहे होते हैं, उनमें जो डायमेंशन है, जो उनका हाइट है, विड्थ है, तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो आपका डायमेंशन में कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा स्लैंट एंड स्लोप लगभग एक ही चीज़ होती हैं। जैसे कि जो कुछ लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका आदत होती है लेफ़्ट स्लोप लिखने की, कुछ लोगों की आदत होती है राइट हैंडेड स्लोप लिखने की, राइट हैंड स्लैंट उनका बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो कुछ जो आपका राइट हैंडेड रहता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड स्लैंट। जिनका लेफ्ट में जाते हैं सारे के सारे लेटर्स, सारे के सारे वर्ड्स, उनको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड स्लैंट। जिनका स्ट्रेट रहता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रेट हैंडेड स्लैंट। और जिनका मिक्स रहता है, किसी का इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहे हैं, कुछ लेटर्स सीधे भी बने हुए हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अनइक्वल हैंडेड स्लैंट, ठीक है। तो ये होता है आपका स्लैंट। बेसिकली जो आपके कोई भी इंडिविजुअल को लेटर्स को बनाने का तरीका है, कोई लाइन लिखी हुई है तो वो आपकी राइट साइड में झुकी हुई है, लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है, या फिर मिक्स है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं आपकी स्लैंट में। स्लैंट एंड स्लोप लगभग एक चीज़, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं जो आपका चॉइस ऑफ एलोग्राफ होता है, जो कि आपका एलिमेंट स्टाइल का ही पार्ट होता है। सो चॉइस ऑफ एलोग्राफ्स में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो आपकी राइटिंग होती है उसको देखा जाता है। जैसे कि कुछ लोग कर्सिव लिखते हैं, कुछ लोग नॉर्मल लिखते हैं, कुछ लोगों की स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, ठीक है। तो कर्सिव राइटिंग का क्या मतलब होता है, जब लेटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड आर डिजाइंड टू सम कमर्शियल स्टाइल। जब सारे के सारे लेटर्स आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं तो वो आपका कर्सिव राइटिंग कहलाता है। एंड आजकल जितने भी लोग लिखते हैं ज़्यादातर वो सबके सब कर्सिव राइटिंग ही लिखते हैं, क्योंकि उनको छोटे पर सबको सारे लेटर्स को लिंक करके आपस में कनेक्ट करके ही लिखना सिखाया जाता है। उसको हम बोलते हैं कर्सिव राइटिंग, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो लेटर्स आर डिस्कनेक्टेड and are designed to similar to upper and lower case printing characteristics। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने कंप्यूटर में टाइप किया होगा, जो आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा जो यहाँ पर लेटर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, बस वो पास पास में होते हैं, तो आपका समझ में आ जाता है ये एक वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह के लेटर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। एंड ये जो होते हैं आपके डिज़ाइन किए जाते हैं सिमिलर टू अपर एंड लोअर केस प्रिंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनके जैसे। इसके अलावा एक होती है आपकी कंपोजिट राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट ऑफ कर्सिव राइटिंग एंड हैंड राइटिंग। कुछ लोग जैसे कि कुछ कर्सिव लिखते हैं, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग जो आपकी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स वाली होती है, कुछ लोग जो नॉर्मल लिखते हैं, मतलब कि कुछ आपके लेटर्स कनेक्टेड हैं, कुछ कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक ही, जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो ये जो वर्ड है इसमें से कुछ इसके लेटर्स आपस में कनेक्टेड है एंड कुछ लेटर्स कनेक्टेड नहीं है, या फिर हो सकता है कोई लेटर के कनेक्टेड है सारे के सारे, कुछ के इंटर कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी होता है। या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि सभी के सभी वो डिसकनेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपके अलग अलग तरह की स्टाइल होती है, जिसको हम नॉर्मल राइटिंग भी कह सकते हैं। एंड जो कंपोजिट होता है, एक कंपोजिट राइटिंग होती है जहाँ पर आपकी कर्सिव राइटिंग एंड नॉर्मल हैंड राइटिंग होती है, उसको मिक्स जब कर देते हैं तो उसको हम कंपोजिट राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चॉइस ऑफ एलोग्राफ्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एंड यहाँ तक आपके जो एलिमेंट स्टाइल थे वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अभी हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन की। सो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है, दीज आर द लेटर कॉम्बिनेशन दैट सेक्रीफाइसेस फ्रॉम इन फेवर ऑफ स्पीड। दीज आर टू टाइप्स, स्टैंडर्ड एंड हैबिचुअल।
एब्रीविएशन क्या मतलब होता है, कोई भी आपका वर्ड है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। जब जल्दी जल्दी से आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आपकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कुछ चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। जैसे कि अगर अभी हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जल्दी जल्दी से आपको आंसर देना होता है, इस वजह से आप लोग काफ़ी सारे वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि कई लोग यूज़ करते हैं थैंक यू के लिए सिर्फ टी एंड यू, ठीक है, थैंक यू हो गया, या फिर कुछ इसी को यूज़ करते हैं टी क्यू, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग रहता है कि कौन किस चीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहा है, किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म वो किस तरह से यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका, इस तरह से बहुत सारी आप अपनी अपनी एब्रीविएशंस होती हैं जो आपकी हैबिचुअल होती हैं, आपकी सभी की अलग अलग होती हैं, सबका अपना अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। स्पीडली जब कुछ लिखना होता है तो आप उन चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो वो जो आपकी हैबिचुअल होती हैं उनको हम बोलते हैं हैबिचुअल एब्रीविएशंस। जो आपकी स्टैंडर्ड होती हैं, जैसे कि कोई फुल फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की, जब आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो वो आपकी स्टैंडर्ड होती है। जैसे कि मान लीजिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ये ऐसे बहुत बड़ा नाम है, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो आप सिर्फ FSL बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका FSL है ये आपका स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं। ओवरऑल जिनकी बात करें, अगर हम FSL बोलेंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा कि FSL मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस होती हैं जो आपका सभी के उनके बारे में पता होता है। जो आपकी हैबिचुअल होती हैं वो हो सकता है सबको पता हो सकता है सबको ना पता हो, ठीक है। तो वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की हैबिट है, कौन किस एब्रीविएशन को किस तरह से यूज़ करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्रीविएशन के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या होता है, द रिलेशन ऑफ सक्सेसिव लेटर ऑफ अ सिग्नेचर एंड अ वर्ड और लाइन ऑफ राइटिंग टू एन इमेजनरी बेस लाइन। जो आपकी बेस लाइन होती है, मतलब अगर जो आपकी कॉपी होती है, जो लाइन वाली कॉपी होती है, ठीक है, इस पे लिख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहीं पर अगर आप, जो ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक पेज है इस तरह से, यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं तो आप एक इमेजनरी बेस लाइन को मानते हैं कि हाँ यहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रेट लिखना है, तो आप उस तरह से पूरा इमेजिन करके लिखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एक बेस लाइन है एंड इसकी लाइन पे स्ट्रेट आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सक्सेसिव लेटर्स होते हैं सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए कोई आप सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई आप वर्ड लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपके आने वाले लेटर्स होते हैं तो उनका जो अलाइनमेंट होता है, उनके जो स्ट्रेटनेस होती है वो आपकी अलाइनमेंट कहलाती है। मतलब कि आप स्ट्रेट लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मतलब लिख रहे हैं, तो ये आपका इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है अलाइनमेंट। उसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं इधर से लिखते हैं, मतलब बिल्कुल कॉर्नर से लिखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ से लिखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मिडिल से लिखते हैं, तो वो भी आपका अलाइनमेंट में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होता है, द लेंथ, डायरेक्शन एंड पाथ, देयर टेपर, एब्रप्टनेस विद विच द इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेज एंड लीव्स द पेपर। मतलब क्या है, जब ये मान लीजिए कोई पेपर है एंड यहाँ पर आपने कुछ लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से जस्ट आपने स्टार्ट किया, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो आपका एज है उसका टेपर है, ब्रॉड है, थिक है, किस तरह का है, बहुत ही थिन है, बहुत ज़्यादा टेपर है यहाँ पर, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक रह गई है, तो वो चीज़ आपकी एग्जामिन करनी होती है। क्योंकि कई बार क्या रहता है, ये आपका पेन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर कई बार जब हेजिटेशन होती है तो हेजिटेशन वाले मार्क्स वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो उस वजह से जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है, इनको बहुत क्लोज एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इन जगह से आप बहुत आसानी से इनको एग्जामिन कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है किसी दूसरे की हैंड राइटिंग का कॉपी कर रहा है या फिर सिग्नेचर को कॉपी कर रहा है, तो वहाँ पर आपको ओवर राइटिंग के मार्क्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई फ्लो में नॉर्मल फ्लो में लिख रहा है, कोई भी मान लीजिए अपने कोई साइन है बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में कर रहा है, तो उसका जो ये जो लास्ट एंड होता है ये बिल्कुल फ्लो में स्ट्रेट जाता है एंड बहुत ही फाइन एंड होता है। लेकिन यहीं पर अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल कॉपी कर रहा है तो इस जगह पर आपको थोड़ा सा हेजिटेशन के मार्क्स देखने को मिलते हैं, या फिर हो सकता है कि वो जब बिल्कुल फाइन बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हो सकता है वो चीज़ों को ओवरराइट करे, तो ये आपको थिकनेस भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है
और जो एंडिंग पॉइंट होता है इसको बहुत अच्छे से आपको एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन के कुछ पॉइंट्स। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपके एम्बलिशमेंट। एम्बलिशमेंट क्या मतलब होता है, जो आप राइटिंग होती है उसको कितना आप सजा के लिखते हैं, कितना फ्लॉरिश करके लिखते हैं। Okay, so they are most often located at the beginning of a letter throughout the written material. It includes flourishes and ornamentation, underscores, swirls, etc. यहाँ पर क्या होता है, जब आप किसी के हैंड राइटिंग को एग्जामिन करेंगे तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कुछ लेटर्स को जो स्टार्टिंग के होते हैं या जो लास्ट के होते हैं तो उसमें कुछ एम्बलिशमेंट करने की। एम्बलिशमेंट मतलब होता है, एम्बलिशमेंट का अगर नॉर्मल मतलब समझे तो ये होता है कि चीज़ों को सजाना, उनको डेकोरेट करना, उनको फ्लरिश करना। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान ए लिखता है तो हो सकता है कुछ इस तरह से लिखें, कुछ इस तरह से लिखें। सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है कि किस तरह से वो चीज़ों को एम्बलिश कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम एंडिंग पॉइंट की बात करें तो कुछ लोग ए को इस तरह से कर सकते, ये तो वैसे कॉपीराइट आपका @ वाला साइन होता है। इसके अलावा जैसे डी लिखते हैं तो इसको कुछ डिज़ाइन में बना सकते हैं, तो कुछ भी करके बना सकते हैं। वो आपका सबका अलग अलग होता है कि कोई लोग बनाते हैं कुछ लोग नहीं बनाते हैं, तो वो आपका एम्बलिशमेंट में काउंट किया जाता है कि किस तरह से लोग उसको एम्बलिश कर रहे हैं, उसको फ्लरिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइन कंटिन्यूटी की, ठीक है, तो लाइन कंटिन्यूटी वही वाली चीज़ आ गई, अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल लिख रहा है तो बहुत फाइन लाइन लिखी होगी। यहीं पर अगर किसी ने कॉपी किया है तो वो हो सकता है कि आपका वहाँ पर कई सारे हेजिटेशन मार्क्स मिले, आपको पेन स्ट्रोक मिले। पेन स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, आप लिख रहे हैं कोई चीज़ एंड वापस से यहाँ पर इस तरह से रुक गए तो यहाँ पर आपको थिकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका पेन स्ट्रोक कहलाता है। एंड यहीं पर आपका जो पेन का प्रेशर होता है वो भी इस पॉइंट पर आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो ये आपका लाइन कंटिन्यूटी पर ये जब एग्जामिन करते हो तो आपको पता चलता है। ठीक है, या फिर कई बार क्या रहता है कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल राइटिंग लिख रहे हैं, कोई रियल ही राइटिंग है, फिर भी वहाँ पर आपको कई बार जो होता है उसमें देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको ओवर राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको एक दो जगह मिल रहा है, बहुत ही रेयर जगह मिल रहा है तो वो उतना नॉर्मल होता है। लेकिन जब आप पूरा देखते हैं, अगर आपको कई जगह मिल रहा है ओवर राइटिंग के मार्क्स एंड बाकी और भी इस तरह के आपको मार्क्स मिल रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये फोर्जरी का केस है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइन कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, डिपेंड्स ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ पेन स्टॉप, पेन लिफ्ट एंड रीट्रेसिंग। रीट्रेसिंग मतलब ओवर राइटिंग, पेन लिफ्ट मतलब लिखते लिखते आपने पेन को उठा लिया, पेन को छोड़ दिया, तो ये आपका पेन लिफ्ट हो गया, बीच में लाइन का ब्रेकेज हो गया। इसके अलावा पेन स्टॉप, लिखते लिखते आपने वहीं पर रोक दिया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पेन का प्रेशर भी देखने को मिलता है, पेन का स्ट्रोक भी देखने को मिलता है, पेन की वहाँ पर इंक की थिकनेस भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन कंटिन्यूटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइन क्वालिटी की, सो लाइन क्वालिटी इज द थिकनेस, स्ट्रेंथ एंड फ्लो ऑफ द लेटर्स। लेटर्स जब आप फ्लो में लिखते हैं पूरा, तो जो लेटर्स का फ्लो होता है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी थिकनेस या फिर जो उनकी थिननेस होती है, तो वो आपकी लाइन क्वालिटी कहलाती है। एंड इट वेरीज फ्रॉम स्मूथ एंड कंट्रोल्ड टू ट्रेमुलस एंड इरेटिव। ठीक है, मतलब ये आपका स्मूथ और कंट्रोल्ड भी हो सकता है एंड ट्रेमुलस एंड इरेटिव भी हो सकता है, मतलब जो एरेनियस होता है, जो आपका फोर्जरी वाला होता है, उस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन क्वालिटी के बारे में। एंड यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका पेन कंट्रोल। पेन कंट्रोल क्या है, इट इंक्लूड्स पेन होल्ड, पेन पोजीशन, पेन प्रेशर, मतलब कितना आप प्रेशर लगा रहे हैं पेन को, आपने किस तरह से पकड़ा हुआ है, किस पोजीशन पर आपने पेन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए आपका पेन है तो कुछ लोग बिल्कुल यहाँ पर पकड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पकड़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा ऊपर, कुछ लोग थोड़ा ऊपर, तो वो सबका अपना अलग अलग पेन को पकड़ने का तरीका होता है। तो वो उस पर भी आपका डिपेंड करता है कि हर एक इंडिविजुअल की राइटिंग कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से अपने पेन को पकड़ा हुआ है, किस पोजीशन पर आपने पेन को, किस एंगल पर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री पे, 45 है, 60 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है, 15 डिग्री पर है, तो वो आपकी पेन पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एंड उसके अलावा जो पेन प्रेशर है तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। एंड ये हो गया आपका पेन कंट्रोल। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर राइटिंग मूवमेंट की, राइटिंग मूवमेंट क्या होता है, वेरिएंट इन द प्रीडोमिनिंग एक्शन ऑफ द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मे बी ऑब्जर्व्ड इन लेटर फॉर्मेशन एंड इंटरवर्ड कनेक्शन। जब आप लेटर को लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी अलग अलग सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो डिपेंड करती हैं आपकी राइटिंग मूवमेंट पर। यहाँ पर अगर हम बात करें राइटिंग मूवमेंट की, तो जो आपका राइटिंग मूवमेंट होता है वो आपका डिपेंड करता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर। जैसे कि आपका रिस्ट का मूवमेंट है, आपकी फोर आर्म का मूवमेंट है, आपकी होल आर्म मतलब पूरा जो आपका आर्म होता है
उसका मूवमेंट है, आपकी जो फिंगर्स का मूवमेंट है, तो ये सारे के सारे मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उस पर भी आपका राइटिंग मूवमेंट डिपेंड करता है किस तरह की आपकी राइटिंग बनने वाली है, या फिर अगर कोई कॉपी कर रहा है किसी चीज़ों को, किसी की हैंड राइटिंग को, तो वहाँ पर भी आपको अगर इस तरह से एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि कितना क्या वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन सैम्पल में। ठीक है, तो राइटिंग में रिस्ट का मूवमेंट, फोर आर्म का मूवमेंट, फुल आर्म जो आपका होल आर्म होता है उसका मूवमेंट, एंड फिंगर्स का मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं जो आपकी राइटिंग में बहुत अपना इम्पैक्ट डालते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जब आप राइटिंग मूवमेंट कर रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका होता है गारलैंडेड। गारलैंडेड मतलब का मतलब होता है जो आपका ग्लैंडिलोक्वेंट वर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो आपके फ्लोरिशिंग वाले, जो एम्बलिशमेंट वाले लेटर्स होते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं राइटिंग मूवमेंट पे। एंड आर्चेस जो आपके एंड होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, वो चीज़ आर्चेस कहलाते हैं। एंड लास्ट है आपका यहाँ पर इनडिटर्मिनेबल। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके राइटिंग मूवमेंट की वजह से बनते हैं। एंड राइटिंग मूवमेंट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी जस्ट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पर जो एलिमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप राइटिंग्स में वापस से देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर स्लैंट है, जो स्लोप है, जो यहाँ पर पेन का प्रेशर है, यहाँ से आप पेन का प्रेशर को समझ सकते हैं। एंड जो आपका राइटिंग का जो स्ट्रेटनेस है, जो पैरेललिज्म है, जो यहाँ पर स्ट्रोक्स है, जैसे कि यहाँ पर जो ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये एस में आप फ्लरिशमेंट देख सकते हैं। ये वहाँ पर जो यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फ्लरिशमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सबका फ्लरिशमेंट जो होता है, जो आप स्टार्टिंग में जब कोई लेटर को बना रहे होते हैं तो उसको बनाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर का जो एस है और ये वाला जो एस है, अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। एंड यहीं पर अगर आप इस एस को देखें तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो आपका स्टार्टिंग वाला एस है वो आपका सेम है, लेकिन जो आपका एंडिंग वाला एस है वो आपका एक दूसरे से एंडिंग वाले से सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके डिपेंड करती हैं अलग अलग। तो जब आप इसको बहुत क्लोज एनालिसिस करेंगे, हर एक लेटर पे, हर एक वर्ड पे बहुत ध्यान से देखेंगे, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, जैसे कि आप हर लेटर के बीच की, इस हर वर्ड के बीच की स्पेसिंग देखिए, तो एग्जैक्टली लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एवरेज निकालें तो एक ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं तो हर एक लेटर, हर एक वर्ड, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही क्लोजली यहाँ पर एग्जामिन करना होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका पेन का स्ट्रोक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एफ में, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी ओवर राइटिंग आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे कि एफ़ का यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ पर जो एफ़ की स्टार्टिंग हुई है, तो इस जगह पर आपको बहुत सारा प्रेशर देखने को मिलता है। जब आप इसको इंडेंटेशन मार्क्स वाले इस वाले पेज पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपनी जब खुद की राइटिंग में करेंगे, आपके सामने डॉक्यूमेंट होगा एक, आपके सामने आपकी कॉपी होगी, तो वहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इमेज में उतना चीज़ें क्लियर आपको नहीं हो पा रही होंगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसको प्रैक्टिकली करके ज़रूर से देखिएगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड अभी हम बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ राइटिंग हैबिट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? द प्रिसीजन विद विच द हैबिट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन रिपीटेड ओकेजन। जब आप अपनी हैंड राइटिंग को, अपनी राइटिंग को, किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेंट को बार बार लिखते हैं, तो उसमें जो आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, उसमें जो आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें परसिस्टेंसी की, सो द फ्रीक्वेंसी विद विच अ गिवन हैबिट अकर्स व्हेन ओकेजन परमिट्स। मतलब जब आप एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन सेम है, वही नॉर्मल कंडीशन है जैसे आपने पहले लिखा था, उसी नॉर्मल कंडीशन में आप बाद में भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी हो जाती है परसिस्टेंसी। अगर आपका सेम टू सेम वैसा ही लिख रहा है, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल जो कंडीशन थी, मेंटल कंडीशन थी, वो सारी की सारी वही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जितनी बार आप एक ही चीज़ को बार बार सेम तरह से लिख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंसी। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जितनी बार आप सेम टू सेम किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा बार लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। दोनों में ही बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और वो है यहाँ पर प्रिसीजन का एंड फ्रीक्वेंसी का।
यही दो वर्ड्स का डिफरेंस है यहाँ पर, जो आपका कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। एंड इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर है आपका नेचुरल वेरिएशन। नेचुरल वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इन हैंड राइटिंग फीचर्स फाउंड बिटवीन रिपीटेड स्पेसिमेन ऑफ एन इंडिविजुअल नेचुरल हैंड राइटिंग। जब आप क्वेश्चन सैंपल किस का यूज़ करते हुए जो स्टैंडर्ड सैंपल होता है उसका आप कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या क्या आपके पैरामीटर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए स्टैंडर्ड सैम्पलिंग करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप एक से ज़्यादा सैंपल्स का कलेक्शन करते हैं और जब सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट किए होते हैं, जो सैंपल आपने कलेक्ट किए होते हैं, जब आप उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ आपको उस हैंड राइटिंग में नेचुरल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने रिक्वेस्टेड सैंपल का कलेक्शन किया है या फिर एडमिटेड सैंपल का कलेक्शन किया है, दोनों ही कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ नेचुरल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। नेचुरल वेरिएशन का मतलब ये होता है इंडिविजुअल वही है, लेकिन जब वो फ्लो में किसी भी चीज़ को लिख रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ जाने अनजाने, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो बना ही रहा हो, वो हर बार अपनी राइटिंग को डिस्गाइज करने की ही कोशिश कर रहा हो, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो नेचुरली होते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेरिएशन। सो ये सारे के जो तीनों आपके टर्म्स हैं, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड नेचुरल वेरिएशन, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग हैबिट्स की। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग हैबिट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो तरह की हैबिट्स होती हैं, जिसमें होता है आपका लेटरल एक्सपेंशन, सेकेंड होता है आपका वर्ड प्रॉपर्टीज़। अगर यहीं पर हम बात करें लेटरल एक्सपेंशन की, सो लेटरल एक्सपेंशन रेंजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, सिकुड़ना, पास पास आना। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, एक्सपेंड करना। ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जो पास पास के वर्ड्स होते हैं उनके बीच में जो एक्सपेंशन होता है, ये आपकी जो रेंज होती है इसको हम बोलते हैं लेटरल एक्सपेंशन। लेटरल एक्सपेंशन का मतलब होता है जो लेटरल लाइन में आपका एक्सपेंशन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल एक्सपेंशन, एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेटर फॉर्मेशन। जो लेटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसका जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेटरल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो आपका एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, बी का जो सर्कल बना हुआ है इसकी जो विड्थ है और जो ए का सर्कल बना हुआ है इसकी जो विड्थ है, दोनों में कितना यहाँ पर डिफरेंस है मैं वापस से यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ एंड वापस से आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसका जो ए बना हुआ है इसके बीच की डिस्टेंस और जो आपका बी बना हुआ है इसका जो बी है इसके जो विड्थ है, दोनों को ध्यान से देखिए। ये आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, तो दोनों में जो आपका एक्सपेंशन हुआ है इसके बीच की जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वर्ड प्रॉपर्टीज़ की। सो वर्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, वर्टिकल डायमेंशन वर्सेस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वर्टिकल डायमेंशन है और जो आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, इसका जो बीच की आपकी प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉपर्टीज़। इसका जब हम वर्टिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी वर्ड का, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फिर से, ये आपका एस बना हुआ है, ये इसका वर्टिकल डायमेंशन है, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से एग्जामिन करते हैं तो ये होती हैं आपकी वर्ड प्रॉपर्टीज़। एंड यहाँ पर क्या होता है, जो आपका लेटर होता है उसका जो साइज़ है, उसके बीच की जो स्पेसिंग है, उसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो उससे आपको मिलता है वर्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसका साइज़ मतलब कि इसका हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, उसके अलावा लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमको मिलता है वर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी तरह के आपके राइटिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका हम एग्जामिनेशन करते हैं, जिनका एग्जामिनेशन करते हैं कोई भी एक्सपर्ट, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उसके अलावा जो आपका सिग्नेचर होता है उसमें कुछ अलग से और अलग अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
उनके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना आपका नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो गया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अभी तक बताई हैं उनको अपनी राइटिंग में एक बार प्रैक्टिकली देखिएगा ज़रूर से। आपको चीज़ें सारी की सारी और अच्छे से क्लियर तभी होंगी जब आप खुद से एनालाइज करने के देखेंगे, ठीक है। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। यहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। एंड जैसे कि नेट का एग्जाम की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है तो उसकी भी प्रिपरेशन करना जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज का, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे प्लीज़, एंड इसको शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।